हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आज के इस क्लास में। और आज हमारा जो क्लास है ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी श्वसन तंत्र के बारे में। तो बहुत ही कम टाइम में हम इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे दोस्तों, जितना जल्दी हो सकता है उतना फास्ट हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, हमारे श्वसन तंत्र के बारे में बताया था कि हम नाक से सांस लेते हैं, और जैसे ही हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारी नसल गुहा में सबसे पहले नसल चैम्बर में एयर जाती है, और हमारे नसल चैम्बर में हेयर और म्यूकस पाए जाते हैं। ये हेयर और ये म्यूकस डर्ट को बचाने का काम करते हैं, धूल को बचाने का काम करते हैं। नसल गुहा के बाद दोस्तों जो एक संरचना आती है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम दोस्तों बोलते हैं ग्रसनी के नाम से भी जानते हैं। नाक के जस्ट पीछे वाला भाग ये ग्रसनी कहलाता है। और दूसरी बात, ये क्या करता है, ये एयर को आगे पास करता है। फिर लैरिंग्स पाया जाता है दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। लैरिंग्स को हम स्वर यंत्र के तौर पर भी जानते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी कि हमारे पूरे श्वसन तंत्र में दो वॉइस बॉक्स पाए जाते हैं, यानी कि दो स्वर यंत्र मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, यानी कि बातें कर पाते हैं, जिससे एयर पास होता है और हमारे मुंह से आवाज़ निकल पाती है। पूरा स्ट्रक्चर दोस्तों, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ इस तरीके से है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। पहले नसल कैविटी, सेकंड में आपका फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ये रिंग नुमा जो स्ट्रक्चर है इसे हम ट्रैकिया कहते हैं, और उसके बाद नीचे वाला पार्ट हमारा ब्रोंकाई कहलाता है। ब्रोंकाई आगे बढ़ के ब्रोंकियोल्स में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एल्वियोली आते हैं। एल्वियोली यानी कि वायु कोष्ठ जिसे कहा जाता है, जो हमारे लंग्स के अंदर में मौजूद होता है। दोस्तों हमारे गले में, हमारे पूरे जहाँ से हम सांस लेते हैं उसमें दो आपके पाइप जाते हैं। एक विंड पाइप होता है जिसे हम श्वास नली कहते हैं, एक फूड पाइप होता है जिसे हम भोजन नली कहते हैं। इन दोनों को अलग करने के लिए एक पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम एपिग्लॉटिस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात करें ट्रैकिया की दोस्तों, तो ट्रैकिया वही रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे गले में यहाँ से आगे बढ़ता है। ब्रोंकियोस शाखाओं के तौर पे आगे बढ़ जाता है। एल्वियोली गुब्बारे नुमा संरचना होती है जो हमारे फेफड़े के अंदर में पाई जाती है। एल्वियोली की मदद से जो भी गैस हम अंदर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एल्वियोली के द्वारा ही हमारे पूरे रक्त में मिक्स हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। हम फेफड़े की बात करें दोस्तों, तो फेफड़े के आसपास एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आपकी बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम डायफ्राम का मूवमेंट बताया था। मैंने बोला था जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं, यानी कि इनहेलेशन करते हैं, डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, और जैसे ही आप सांस बाहर निकालते हैं, यानी कि एक्सहेलेशन करते हैं, डायफ्राम अपने पोजीशन पे वापस चला जाता है। तो ये बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई हुई थी, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा। हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में दोस्तों हमारा श्वसन तंत्र दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं अंतः श्वसन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दोस्तों जब हम सांस लेते हैं तो हम 250 ml ऑक्सीजन पर मिनट अंदर लेते हैं, और जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। गैस का एक्सचेंज दोस्तों हमारे लंग्स में होता है। हमारे लंग्स में एल्वियोली मौजूद होते हैं जिसे हम वायु कोष्ठ कहते हैं। ये लंग्स में गैसों का आदान प्रदान करेगा और फिर ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। ऑक्सीजन जाके हमारे ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन होता है जिससे जाकर के जुड़ जाता है, और हीमोग्लोबिन की मदद से हमारा रक्त का रंग लाल होता है। जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है उसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हम अंतः श्वसन की बात करें, यानी कि जब हम नॉर्मल हमारे फेफड़े वगैरह से गैसेस पहुंच गई, उसके बाद होता है अंतः श्वसन, यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन दोस्तों ये आपका कंप्लीट होता है दो स्टेप में, यानी कि दो चरण में। एक चरण होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज क्या है दोस्तों, आपने जो खाया है वही ग्लूकोज है। वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के मदद से ही टूटता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट बना लेता है। इस पायरुविक एसिड को दोस्तों बनाने के साथ साथ 4 ATP ऊर्जा ग्लाइकोलिसिस चक्र में संपन्न होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी ज़रूरत होती है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में। यहाँ पे नॉट लिखा है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है जब हम बहुत ज़्यादा ऊपर ऊंचाई में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब ग्लाइकोलिसिस हो रहा होता है उस दौरान प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इसीलिए जब हम एक्सरसाइज या पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो हम बहुत तेज़ी से सांस लेना शुरू करते हैं। दूसरा चक्र चलता है क्रेब्स साइकिल जिसे हम कहते हैं। ये आपका कहाँ पे चलता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी पायरुविक एसिड
ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में ऑलरेडी टूट चुका है, उस पायरुविक एसिड का और भी ज़्यादा टूटना होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल के कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और 38 एटीपी ऊर्जा टोटल बन जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारा शरीर 36 एटीपी ऊर्जा यूज़ कर लेता है और 2 एटीपी वापस इसी चक्र में चला जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं कोशिका में पाए जाने वाले एक फ्लूइड में यानी कि साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। और क्रेब्स साइकिल की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि वाटर मॉलिक्यूल आपको कैसे पता चला कि वाटर भी निकलता है। आपके नाक में हमेशा थोड़ा बहुत वाटर जो है वो आपकी नाक से बाहर निकल जाता है, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो आपको दिखते नहीं है या आपकी नाक के अंदर रह जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं कि वही वाटर रेस्पिरेशन के दौरान आपका निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद एटीपी का फुल फॉर्म दोस्तों याद रखेंगे, एटीपी ऊर्जा की एक करेंसी है यानी कि एनर्जी का कॉइन्स होता है, जैसे हम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं, ये आपका एटीपी कहलाता है। उसके बाद दोस्तों जब हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करते हैं उस दौरान यानी कि जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं उस दौरान क्या होता है, हम दोस्तों 250 ml ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये प्रक्रिया 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है, प्रति मिनट 12 से 15 बार ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। जब हम दोस्तों सांस अंदर लेते हैं उस दौरान हमारे लंग्स का एयर प्रेशर, हमारे फेफड़े का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यानी कि बाहर के दाब से 1 से 3 mmHg कम होता है, ठीक है। तभी हम क्या कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं। और ज़्यादा कब होगा, जब हमें गैस को बाहर निकालना है, तभी लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा चाहिए। इसको और अच्छे समझने के लिए इमेज के साथ आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों एक पूरा जो मानव का फेफड़ा होता है उसकी टोटल औकात होती है 5800 ml। 5800 ml से लेकर के 6000 ml तक हम हवा अपने फेफड़े में भर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने पूरी सांस छोड़ भी दी दोस्तों तो भी हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये टोटल मिला करके 2300 ml गैस हमारे फेफड़े में रह जाती है, जिसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य। यानी कि इसी की वजह से हम पूरी सांस अगर छोड़ भी देते हैं तो भी हम 5 मिनट तक या 2 मिनट तक बिना सांस लिए भी रह लेते हैं। इसकी वजह से 2300 ml हमारे फेफड़े में मौजूद होता है। टाइडल एयर वॉल्यूम का मतलब होता है प्रवाही वायु, प्रवाह का मतलब होता है बराबर कितनी गैस प्रवाह कर रही है, यानी अंदर आ रही है बाहर जा रही है, अंदर आ रही है बाहर जा रही है, कितना गैस ऐसे जा रहा है। तो 500 ml गैस जो है दोस्तों वो आपका बराबर अंदर आ रहा है और बराबर बाहर जा रहा है। तो ये डिफरेंस इसमें आता है। आपके दिमाग का एक पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं मेडुला ओब्लंगाटा, ये कंट्रोल करता है कि आपको सांस किस तरीके से लेनी है, आपका फेफड़ा किस तरीके से काम करेगा, आपका हृदय यानी कि आपका हार्ट किस तरीके से काम करेगा, ये मेडुला ओब्लंगाटा डिसाइड करता है। दोस्तों आरक्यू वैल्यू भी पूछा जाता है। आरक्यू वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। आरक्यू वैल्यू रेस्पिरेटरी कॉन्टिनेंट को कहते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को टूटने में यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी आप चीज़ खा रहे हैं उसको टूटने में कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जा रहा है यानी कि निकल जा रहा है और कितना ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है यानी कि यूज़ हो जा रहा है यानी कि प्रयोग में लाया जा रहा है, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल प्रोडक्शन अपॉन ऑक्सीजन का टोटल कंजम्पशन, इसको हम आपस में डिवाइड करते हैं, तब जा करके हमें आरक्यू वैल्यू प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू वैल्यू 1 होता है, फैट और प्रोटीन का आरक्यू वैल्यू 1 से कम होता है। दोस्तों जब भी हमें आरक्यू वैल्यू को नापना होता है तो हम गैनांग रेस्पिरेटरी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा हम आरक्यू वैल्यू को नाप सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मोलस्का और आर्थ्रोपोडा संघ का यहाँ पे हम बात करेंगे मोलस्का संघ की। मोलस्का संघ के जंतुओं का यानी कि अगर आप बात करें इसका ऑक्टोपस का रंग क्यों, ऑक्टोपस का रक्त का रंग क्यों ब्लू होता है, हीमोसाइनिन की वजह से उसका रंग ब्लू होता है। ऑर्थोपोडा की बात करें दोस्तों तो ऑर्थोपोडा में आपका कॉकरोच आता है जिसके रक्त के रंग में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, पीला रंग का दिखाई देगा। उसका रीज़न है हीमोलिम्फ, ठीक है, हीमोलिम्फ की वजह से ऐसा होता है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति का हीमोग्लोबिन आप देखते हैं दोस्तों तो 100 ml 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कम से कम 1.34 ml ऑक्सीजन अपने साथ बांधे हुए रखता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बंधा होता है एक बॉन्ड के द्वारा, एक बंध के द्वारा, जिसे हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी हमारे शरीर में होता है दोस्तों वो प्लाज्मा के साथ बंद करके घूमता रहता है और वो कार्बोनेट्स के फॉर्म में घूमता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में घूमता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में वो घूमता है, ठीक है। तो इतनी बातें दोस्तों आपको इसके बारे में याद रखनी है, श्वसन तंत्र के बारे में, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप एक बार इसको लाइक, शेयर
ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।